यस, चलो स्टार्ट। तो बेटे रिवीजन के तौर पे कल रात हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे, राइट, मैं बस वो फार्मूला को आपको याद दिला दूंगा और वो फार्मूला कहाँ पर इस्तेमाल करना है वो भी याद दिला दूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद उसी फार्मूला को लेके जितने सारे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है उनको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस सर। तो पहला तो हम चैप्टर शुरू, मतलब हमारा जो मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो पोर्शन अभी शुरू किए हैं, परमुटेशन पोर्शन शुरू किए हैं, परमुटेशन। और रिवीजन के तौर पे बताता हूँ, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट सेम ऑब्जेक्ट्स को खाली डिफरेंट डिफरेंट वे में अरेंज कर दो तो आपको अलग अलग परमुटेशन मिल जाते हैं। एबीसी, सेम एबीसी को बस खाली ऑर्डर चेंज कर दो तो आपको अलग अलग परमुटेशन मिल जाते हैं। ये एक अलग अलग परमुटेशन है, ये एक अलग अलग परमुटेशन है, बस खाली ऑर्डर चेंज हुआ है तो अलग अलग परमुटेशन मिल जाते हैं। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। और मैंने कल क्या पढ़ाया था कि परमुटेशन का मतलब होता है, परमुटेशन जब करते हैं तो दो चीज़ें होता है, एक होता है ऑर्डर सिलेक्शन, प्लस सिलेक्शन प्लस प्लस ऑर्डर। ऑर्डर, दो चीज़ें होता है। मैंने समझाया था चीज़ क्या है कि जब हम यस सर, परमुटेशन, कल जब आपने। हम, यस, जब हम परमुटेशन या फिर अरेंजमेंट करते हैं तो पहले सिलेक्ट करके फिर उनको ऑर्डर चेंज करते हैं। पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर सिलेक्ट करने के बाद ऑर्डर चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल देके समझाया था कि मानो आपके पास राम, गोपाल, हरि ऐसे तीन बंदे हैं और इनमें से एट ए टाइम दो को लेके लाइन में खड़ा करना है। इनमें से एट ए टाइम दो को लेके लाइन में खड़ा करना है। तो कितने वे में खड़ा कर सकते हैं? आपको मालूम सिक्स है, वे सिक्स सर। सिक्स वे में खड़ा कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि वो सिक्स वेज जो है, सिक्स वेज में जो खड़ा कर सकते हो क्या क्या है? जैसे कि हम राम को पहले खड़ा कर सकते हैं लाइन में, फिर गोपाल को खड़ा कर सकते हैं। एट ए टाइम दो को ले रहे हैं, एट ए टाइम राम, गोपाल, हरि में से दो को ले रहे हैं। राम को पहले, गोपाल को बाद में, गोपाल को पहले, राम को बाद में, गोपाल को पहले, हरि को बाद में, हरि को पहले, हरी को गोपाल को बाद में, राम को पहले, हरि को बाद में, हरी को हरि को पहले, राम को बाद में। तो देख सकते हो कि कुल मिलाकर 6 डिफरेंट वे में ये जो तीन बंदे हैं इनमें से दो बंदों को लेके 6 डिफरेंट वे में हम लाइन में खड़ा कर सकते हैं। और ये जो 6 डिफरेंट वेज हैं, ये 6 डिफरेंट अरेंजमेंट से या फिर 6 डिफरेंट परमुटेशन से, दीज आर 6 डिफरेंट परमुटेशन। यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। राम गोपाल, गोपाल राम, ये दो अलग अलग लाइन हो गए, दो अलग अलग अरेंजमेंट हो गए, दो अलग अलग परमुटेशन हो गए। परमुटेशन मतलब ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर, अरेंजमेंट। तो देयर आर 6 परमुटेशंस हियर, 6 परमुटेशन। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि परमुटेशन करते वक्त क्या करते हैं, पहले सिलेक्ट करके फिर ऑर्डर चेंज करते हैं। सही बात है। मैंने आपको सवाल में पूछा था कि राम, गोपाल, हरि तीन बंदे हैं, इनमें से एट ए टाइम दो, यस, राम, गोपाल, हरि, सिलेक्ट हो गया फिर ऑर्डर करेंगे सर। यस, राम, गोपाल, हरि तीन बंदे हैं, इनमें से एट ए टाइम दो बंदों को लेके हमें परमुटेशन बनाना है, मतलब ऑर्डर चेंज करना है बस। तो आपने सपोज राम गोपाल को उठाए, राम गोपाल को पहले सिलेक्ट किए, क्या किया, राम गोपाल को सिलेक्ट किए, दो बंदों को सिलेक्ट किए करके ऑर्डर चेंज कर दिए। राम गोपाल एक ऑर्डर, एक परमुटेशन, गोपाल राम और एक परमुटेशन। फिर और एक दो बंदों को सिलेक्ट किए, गोपाल हरि को सिलेक्ट किए, फिर उनका ऑर्डर चेंज कर दिए और एक परमुटेशन मिल गया। राम हरि को सिलेक्ट किए, फिर उनका ऑर्डर चेंज कर दिए और एक परमुटेशन मिल गया। तो ऐसे करके आपको 6 परमुटेशन मिल जाते हैं। तो परमुटेशन करते वक्त पहले आप सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करके ऑर्डर चेंज करते हो, यही चीज़ें होता है, ठीक है। तो ये गया। तो अच्छा, यहाँ तक आई होप सबका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यस 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 सर। सर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ए बी सी डी, अगर मैं आपको ए बी सी डी 4 ऑब्जेक्ट दूं और इनमें से एट ए टाइम 3 को लेके अगर मैं अरेंज करने के लिए बोलूँगा, 3 को लेके अगर मैं परमुटेशन बनाने के लिए आपको बोलूँ, अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन, तो आप पहले क्या करोगे, इनमें से कोई 3 को सिलेक्ट करोगे। मानो ए बी सी को सिलेक्ट किए, पहले सिलेक्शन हुआ, फिर इनको, इनके बीच में खाली ऑर्डर चेंज करोगे तो आपको क्या अलग अलग परमुटेशन मिल जाएगा, बी एस सी, बी सी ए, ऐसे कर करके 6। फिर ए बी डी चूज करोगे, फिर उनको ऑर्डर चेंज करोगे,
फिर बी सी डी चूज करोगे, उनको ऑर्डर चेंज करोगे, फिर क्या बचा, ए सी डी चूज करोगे, फिर उनका ऑर्डर चेंज करोगे। तो ऐसे कर करके आपको सारे परमुटेशन मिल जाते हैं। तो परमुटेशन जब करते हो तो पहले सिलेक्ट करते हो, फिर ऑर्डर चेंज करते हो। ये था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि परमुटेशन करते वक्त हम करते क्या है। ओके, सो लेट मी इरेज इट। अब बेटे परमुटेशन का जो फॉर्मूला पढ़े थे वो आते हैं। पहला फॉर्मूला जो हम पढ़े थे, मैं फॉर्मूला भी नहीं लिखने, मतलब पूरा भी थ्योरम नहीं लिखने वाला हूँ, बस वो थ्योरम किस कंडीशन में आपको अप्लाई करना है, क्या आपको दिया गया होगा, क्या लेके आपको कुछ करना है, मैं बस समझा देता हूँ, याद दिला देता हूँ। बेटे जो पहला फॉर्मूला है, जो एनपीआर वाला फॉर्मूला जो कल मैंने पढ़ाया था, राइट? यस सर। नो न्यू ज्वाइनिंग, ओके। तो एनपीआर वाला जो फॉर्मूला मैंने कल पढ़ाया था, हाँ, वो फॉर्मूला हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है? आपको क्या कंडीशन दिया गया होगा। पहले तो आपको बेटे मैं जो लिख रहा हूँ बेटे ध्यान से सुनो, कोई कुछ मत बोलो, खाली ध्यान से सुनो। आपको पहले एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिया गए होंगे या फिर डिस्टिंक्ट। बेटा मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्ट डिफरेंट ये दोनों वर्ड बहुत बार यूज होते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। डिस्टिंक्ट डिफरेंट का मतलब होता है कि अलग अलग, डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट। आपको एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट गिवन होंगे, ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे। अभी डिस्टिंक्ट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एबीसी करके 3 ऑब्जेक्ट गिवन है, तो यहां पर आपको देख सकते हो आपको 3 ऑब्जेक्ट गिवन है, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 3, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स गिवन, तो आपको यहाँ पर 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स गिवन, तो n इज इक्वल टू 3। और ये मैं डिस्टिंक्ट इसीलिए बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो कि ए बी सी तीनों एक दूसरे से अलग है, तीनों एक दूसरे से अलग है, दैट्स व्हाई से कि डिस्टिंक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका टास्क क्या होगा कि टू टेक आर ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम एंड फॉर्म different arrangements between them, different arrangements between them without repetition, without repetition। कि हमें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिए गए होंगे और एट ए टाइम हम उनमें से आर ऑब्जेक्ट को उठाएंगे बेटे, हाँ, सिलेक्ट करेंगे, उठाएंगे, हाँ, उठाएंगे वर्ड हम उड़िया वालों को लिए, उड़िया मतलब हिंदी वालों के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब नेटिव चीज़ समझा कि आर ऑब्जेक्ट उठाएंगे, उनमें से एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, उठा के उनको बस डिफरेंट वे में अरेंज करेंगे, खाली डिफरेंट वे में अरेंज करेंगे, मतलब जंबल करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे, खाली उलट पुलट करेंगे, ठीक है? आर ऑब्जेक्ट उठा के उलट पुलट करेंगे विदाउट रिपीटेशन ना करके, वही आर को बस खाली उलट पुलट करना है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर ए बी सी 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया था, मैं यहाँ पर भी बोलूंगा टू टेक 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ ए बी सी एंड फॉर्म different arrangements without repetition, तो यहां पर r का वैल्यू मैंने 2 लिया हूं, क्योंकि उसने बोला है कि टू टेक r ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम, और मैं इनमें से जो abc 3 ऑब्जेक्ट मैंने दिया था उनमें से एट ए टाइम 2 ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, 2 ऑब्जेक्ट एबीसी में से एट ए टाइम 2 ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। अब ये 2 ऑब्जेक्ट आप ए बी ले सकते हो, बी सी ले सकते हो, ए सी ले सकते हो, बस 2 ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है? एंड फॉर्म डिफरेंट अरेंजमेंट्स, लेके उनको बस अरेंज करना है विदाउट रिपीटेशन, विदाउट बिना रिपीट किए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं उनमें से ए बी को उठाया, ये एक अरेंजमेंट हुआ, फिर उनको उल्टा दिया और एक अरेंजमेंट हो गया। बी सी को उठाया, ये एक अरेंजमेंट हुआ, इसको उल्टा दिया और एक अरेंजमेंट हुआ। एसी को उठाया, इसको उल्टा दिया और एक अरेंजमेंट हो गया। तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि हमारे पास 6 डिफरेंट अरेंजमेंट या फिर 6 डिफरेंट परमुटेशन बन जाते हैं विदाउट रिपीटेशन। मैंने क्यों बोला कि आप ये नहीं कर सकते कि ए बी को उठाए,
लेकिन बी को यूज ना करके सिर्फ ए को 2 बार यूज कर दिए। नो नो, ऐसा नहीं। 2 को उठाना है, बस उन दोनों के बीच में जंबल करना है। 2 3 जितने भी उठाओगे उन्हीं को बस अपने के बीच में जंबल करना है। किसी को एक से ज़्यादा बार यूज नहीं करना है। जो जितने बार है उतने बार ही उसको यूज करना है। जो जितने बार है उसको उतने बार ही यूज करना है। आप ए बी को उठाए, बस ए बी को ही बस जंबल करना है। ऐसा नहीं कि ए बी को उठा दिए बस ए को 2 बार लिख दिए, बी को 2 बार लिख दिए, ऐसा नहीं। नो, दिस इज नॉट अलाउड विदाउट रिपीटेशन। आई होप यू गेट माई पॉइंट सो फार। ओके, यस सर। तब रिजल्ट क्या होगा? तो अब तक हमें क्या दिया गया है कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, और उनमें से हम एट ए टाइम आर ऑब्जेक्ट उठा के बस अरेंज कर रहे हैं बार बार। तो उठाने से हमें अलग अलग परमुटेशन मिल जाते हैं। रिजल्ट क्या होगा कि नंबर ऑफ परमुटेशंस और अरेंजमेंट, जो भी बोलो, thus formed, ऐसे करने से जितने अरेंजमेंट या फिर जितने परमुटेशन में बनते हैं, दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय ए फॉर्मूला NPR। ऊपर एक छोटा सा है, नीचे एक छोटा सा आर, P फॉर परमुटेशन। या फिर इनको कोई ऐसे भी लिखते हैं, P ब्रैकेट के अंदर N, R, कोई ऐसे भी लिखते हैं। तो आपका मर्जी, मैं समय से ये लिखता हूँ, कोई किसी पे लिख सकता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये वाला पहला वाला लिखो, ठीक है। इज इक्वल टू N फैक्टोरियल बाई N माइनस R फैक्टोरियल। N फैक्टोरियल बाई N माइनस R फैक्टोरियल, where N is the number of objects given to you, R is equal to the number of objects that you take at a time, and the number of permutations obtained is equal to N factorial by N minus R factorial। जैसे कि यहाँ पर हमें 3 ऑब्जेक्ट दिए गए थे, हमारे केस में हमें यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट दिए गए थे, और हम उनमें से एट ए टाइम 2 को उठा रहे थे, मतलब R इज इक्वल टू 2। तो 3 ABC तीनों में से 2 को उठा के कितनों में अरेंज कर सकते हैं या फिर कितने परमुटेशन बना सकते हैं, इसी फॉर्मूला से मिल जाएगा। NPR, N इज 3, PR इज 2। तो फॉर्मूला क्या है बेटे? N फैक्टोरियल बाई N माइनस R फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस R, मतलब 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 1 का फैक्टोरियल इज 1। 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप देख सकते हो हमारा भी यहाँ पर 6 डिफरेंट वे में हमने इसको अरेंज कर दिए हैं, या फिर 6 अलग अलग परमुटेशन हमें मिल गए हैं। तो ये था पहला फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। यस सर। ओके, यस सर। सो टेक द स्क्रीनशॉट। यस सर। डन। ओके, इसी को लेके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इसी को लेके क्या करेंगे बेटे? एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसी को लेकर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आर डी शर्मा से करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट और गहराई से क्लियर हो जाएगा कि प्रैक्टिकल ये चीज़ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। मैं पहले सवाल लिख देता हूँ। सवाल है कि इन हाउ मेनी, ये का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मैं लिख देता हूँ ऊपर पहले, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ NPR, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ NPR। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी और इन हाउ मेनी ways 3 different rings can be worn in 4 fingers. In how many ways 3 different rings can be worn in 4 fingers with at most 1 in each finger, each finger। बेटे पहले बिल्कुल हड़बड़ भी मत रहो, बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं रहना है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से, पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन समझना बेटे पहला काम आपका होना चाहिए, आंसर के बारे में बाद में सोचोगे। फर्स्ट
क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्वेश्चन क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज, छोड़ो इसको, 3 डिफरेंट रिंग्स, हमारे पास कितने रिंग है बेटे, 3 डिफरेंट रिंग है। कितने रिंग है बेटे, 3 डिफरेंट रिंग है, ठीक है। कैन बी वर्न इन 4 फिंगर्स, बेटा हमारे हाथ में हालांकि 5 फिंगर है, लेकिन सपोज सब थोड़ी ना पांचों फिंगर में पहनते हैं, कोई कोई एक फिंगर में नहीं पहनते हैं, राइट, कोई एक पर्टिकुलर फिंगर में नहीं पहनते हैं। तो मानो मैं अपना हाथ में जो 5 फिंगर है उनमें से एक फिंगर में मैं कभी नहीं पहनता, ठीक है, बस ये 4, बाकी जो 4 फिंगर उन्हीं में मैं रिंग किसी में पहन सकता हूँ, लेकिन एक में नहीं पहनता। ये मेरा चॉइस है, अपन का चॉइस। तो उसने वही बोला है कि 3 डिफरेंट रिंग हमारे पास में है और 4 उंगलियां में बस पहनना है। ये 3 मतलब उनमें से जो हमारे हाथ में जो 4 उंगली है, 5 में से जो 4 उंगली है, वो 4 उंगली में बस ये 3 रिंग्स पहनना है। और कंडीशन है कि कोई भी विथ एटमोस्ट 1 इन ईच फिंगर, कोई भी फिंगर में एक से ज़्यादा रिंग आप नहीं पहन सकते, कोई भी फिंगर में एक से ज़्यादा रिंग नहीं पहन सकते। हाँ, आप वो रिंग, आप हाथ, आप वो उंगली खाली रख सकते हो। बेटे जाहिर सी बात है, आपके पास 4 उंगलियां हैं, 4 उंगलियां हैं, 3 रिंग है। तो अगर आपको बोला जाए कि ये 4 उंगलियां में 3 रिंग ऐसे पहनो कि कोई भी उंगली में एक से ज्यादा रिंग नहीं पहन सकते, तो इसका क्या मतलब होता है, या तो उस उंगली में एक रिंग पहनोगे या फिर बिल्कुल नहीं पहनोगे, एक से तो ज्यादा नहीं पहन सकते। उसने बोला है कि एटमोस्ट 1 ईच फिंगर। तो आप समझ सकते हो कि ये जो 4 उंगलियां हैं, इनमें से बस 2-3 उंगली, इनमें से बस 3 उंगली रिंग पहनेगी और एक उंगली हमेशा खाली रहेगा, राइट। सपोज ये 3 उंगली में रिंग पहने तो ये उंगली खाली रहेगा। सपोज ये 3 उंगली में रिंग पहने, ये उंगली खाली रहेगा। ये तीनों में पहने, ये खाली रहेगा। ये चारों में से कोई एक उंगली हमेशा खाली रहेगा, राइट। गेट माई पॉइंट सो फार, राइट, क्लियर? हेलो सर। ओके, यस सर। अब बेटे केयरफुली सुनो। यस सर। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 4 उंगली में ये 3 रिंग्स पहनने के लिए पहला तो आपको ये 4 उंगली में से 3 उंगली सिलेक्ट करना पड़ता है। पहला बात, 4 में से 3 उंगली सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब कंफ्यूजन है क्या उसके बाद और कुछ करेंगे? हाँ भाई, मानो आपने ये 4 उंगली में से ये 3 उंगली सिलेक्ट कर लिए रिंग पहनने के लिए, लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट मैटर करता है, क्योंकि उसने दे रखा है कि 3 डिफरेंट रिंग, ये रिंग एक अलग रिंग है, ये एक अलग रिंग है, मानो ये कुछ अलग कलर का रिंग, ये तीनों अलग रिंग। ये सपोज रिंग 1 है, ये रिंग 2 है, ये रिंग 3 है। तो आपने मानो आपके 4 उंगली में से 3 उंगली सिलेक्ट कर दिए ये रिंग पहनने के लिए। ऑब्वियस बात है, एक तो खाली रहेगा क्योंकि एक से ज़्यादा रिंग नहीं पहन सकते कोई उंगली में। तो ये 3 उंगली मानो सिलेक्ट कर दी, और मानो इसमें रिंग 1 पहन लिए, इसमें रिंग 2 पहन लिए, इसमें रिंग 3 पहन लिए। तो क्या ये 3 उंगली का बात खत्म हो जाता है? नहीं भाई, आप अगर ये रिंग को जंबल भी कर दोगे, फिर उलट पुलट कर दोगे, तो ये का अलग अरेंजमेंट हो गया, अलग तरह से पहनना हो गया। मानो आप रिंग 1 को इस उंगली में पहन लिया, रिंग 2 को इस उंगली में पहन लिया, रिंग 3 को, सपोज इसमें रिंग 2, इसमें रिंग 1, इसमें रिंग, ये एक अलग वे हो गया पहनने का। अरे समझ रहे हो, यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। क्या मैटर करता है बेटे? ऑर्डर मैटर करता है। क्या मैटर करता है? ऑर्डर मैटर करता है। यस सर। तो बेटे ऐसा है ना, हम एक काम कर लेते हैं, ये उंगली को ही उठाते हैं कि बस 4 उंगली हमारे पास है, उनमें से एट ए टाइम 3 उंगली को उठा के बस खाली ये रिंग को फिक्स रख देते हैं, रिंग को फिक्स रख देते हैं। बस ये 4 उंगली मैं मान को नाम देता हूँ फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4। ये जो 4 फिंगर है ना बेटे, एट ए टाइम इनमें से बस 3 फिंगर को उठाओ, मानो फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 को उठा दिए, तो आप देख सकते हो फिंगर 1 रिंग 1 पहना है, फिंगर 2 रिंग 2 पहना है, फिंगर 3 रिंग 3 पहना है। फिर इनका ऑर्डर खाली चेंज कर दो बेटे, आपका काम हो जाएगा ना। फिंगर 2 रिंग 1 पहना है, फिंगर 1 रिंग 2 पहना है, फिंगर 3 को, अरे समझ रहे हो, फिर ऑर्डर चेंज कर दो। ऐसे 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 करके आपको सारे वेज मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? यू गेट माई पॉइंट। रिंग को मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ पर रिंग को मैंने फिक्स कर दिया। किसको फिक्स कर दिया बेटे? रिंग को फिक्स कर दिया। बस जो 4 उंगली हैं उनमें से एट ए टाइम 3 उंगली उठाया, मानो F1, F2, F3 3 उंगली उठाया,
बस ये 3 उंगली खाली जंबल कर रहा हूँ। F1 F2 F3 ऐसे रख रहा हूँ तो F1 रिंग 1 पहन रहा है, F2 रिंग 2 पहन रहा है, F3 रिंग 3 पहन रहा है। अगर ऑर्डर चेंज कर देता हूँ तो एक अलग वे हो जाता है कि F2 रिंग 1 पहन रहा है, F1 रिंग 2 पहन रहा है, F3 रिंग 3 पहन रहा है। 3 अलग अलग रिंग है। मेरे बात समझ रहे हो? तो यस सर। अगर इस सवाल का जवाब हमें चाहिए, अगर इस सवाल का जवाब हमें चाहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जवाब चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं ना बेटे कि जो 4 उंगली में से एट ए टाइम 3 उंगली को लेके खाली अरेंज रीअरेंज करें, राइट। 4 उंगली में से 3 उंगली को एट ए टाइम लेके डिफरेंट डिफरेंट में अरेंज कर लें तो हमें सारे वेज मिल जाएंगे जैसे यहाँ पर किए हैं। उसी तरह आप F2 F3 F4 को उठा के बस अरेंज रीअरेंज कर लो। ओके, तो सारे वेज ऐसे करके मिल जाएंगे, कोई एक उंगली हमेशा खाली रहेगा। यू गेट माई पॉइंट? तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 3 फिंगर्स टेकिंग नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 4 फिंगर्स टेकिंग 3 एट ए टाइम। यही इसका आंसर है कि 4 उंगली में से एट ए टाइम 3 उंगली लेकर खाली अरेंज रीअरेंज कर लो, आपको सारे डिफरेंट वे मिल जाएंगे। तो क्या होगा आंसर? 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है बेटे, फिंगर मतलब अलग अलग फिंगर ही होंगे, उनमें से 3 को उठाना है। और यहाँ पर तो रिपीटेशन नहीं करे हो ना, रिपीटेशन थोड़ी ना करे हो। एक उंगली में एक से ज़्यादा रिंग नहीं पहन सकता ना। ऐसा नहीं कि आप F1 में रिंग 1 पहन ले फिर से F1 में रिंग 2 भी पहन ले, ऐसा तो नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। ओके, मेरा बात समझ रहे हो? ऊपर तीनों को ले खाली जंबल करना है, रिपीट कर सकते हो क्या भाई? हेलो, नो सर। नो सर। नो सर। रिपीट नहीं कर सकते ना सर। कि आप कोई भी उंगली को 2 बार रिपीट नहीं कर सकते। 3 उंगली खाली उनके बीच में अरेंज रीअरेंज करना है। तो 4P3, यू गेट इट? 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम लेके बस खाली परमुटेशन बनाना है विदाउट रिपीटेशन। तो क्या आंसर होगा ना? 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये होता है नीचे 1 का फैक्टोरियल 1, ऊपर 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा बेटा? 24 वेज। तो ऐसे 24 डिफरेंट वेज में आप ये तीन जो रिंग है उनको 4 उंगली में पहन सकते हो। मेरा बात समझ गए बेटे? यस सर। यस सर। यस सर। अब सवाल ये है, क्या इसको हम एफपीसी लगा के भी कर सकते हैं? भाई ऑब्वियसली मैंने कल ही आपको बताया था कि परमुटेशन का पूरा परमुटेशन एफपीसी पे ही टिका हुआ है। परमुटेशन एफपीसी से ही बना हुआ है, एफपीसी ही परमुटेशन को पैदा किया है। परमुटेशन शुरुआत में नहीं था, एफपीसी से ही परमुटेशन पैदा हुआ है। मैंने आपको एफपीसी का मतलब समझाया था कि एफपीसी वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर अरेंजमेंट या फिर ऑर्डर मैटर करता है। तो परमुटेशन के 50% से ज़्यादा सवाल आप एफपीसी लगा के भी जल्दी से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। ओके, एफपीसी परमुटेशन। ओके, तो कैसे इसको किया जाए? सपोज हमारे पास 3 उंगलियां हैं, 3 रिंग्स है और 4 फिंगर हैं, गेट इट? और हमें 3 रिंग्स को पहनना है। तो बेटे देखो, सपोज रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3, मैं यहाँ पर 3 रिंग को फिक्स करता हूँ। हर रिंग को पहनना एक एक इवेंट है। रिंग 1 पहनना है एक इवेंट, उसके बाद रिंग 2 पहनोगे दूसरा इवेंट, उसके बाद रिंग 3 पहनोगे तीसरा इवेंट। जब आप रिंग 1 पहनने के लिए जाओगे, आपके पास 4 फिंगर से 4 फिंगर में से कोई भी फिंगर में आप रिंग 1 पहन सकते हो। यू हैव 4 वेज टू वेयर रिंग 1। अब जब आप रिंग 2 पहनने के लिए जाओगे, ऑलरेडी जो फिंगर में रिंग 1 पहन चुके हो वो फिंगर में रिंग 2 फिर से नहीं पहन सकते। तो बाकी जो 3 फिंगर बचे उनमें से किसी में पहनोगे इसको, मतलब 3 वेज में रिंग 2 पहन सकते हो। एक बार रिंग 2 पहन लिए, जब रिंग 3 पहनने के लिए जाओगे, जो उंगली में ये दोनों रिंग पहन चुके, जो 2 उंगली में ये पहन चुके हो, उस उंगली को यूज नहीं कर सकते। अब आपके पास 4 उंगली में से 2 उंगली बचे, तो 2 वेज में आप रिंग 3 पहन सकते हो। कोई दो, बाकी जो 2 उंगली में से कोई एक उंगली सिलेक्ट करके पहन सकते हो। 4 उंगली थे, रिंग 1 पहनने के लिए आपके पास 4 चॉइसेस थे, कोई भी उंगली में पहन सकते हो। मानो इसमें पहन लिए रिंग 1,
जब रिंग 2 को पहनने के लिए जाओगे इसमें तो फिर से नहीं पहन सकते, ये तीनों में से किसी में पहनोगे। मानो इसमें पहन लिए, आपका मर्जी। जब रिंग 3 पहनने के लिए जाओगे और कितने वे बचेंगे, 2 वेज। तो अकॉर्डिंग टू एपीसी कितने डिफरेंट वे में 3 रिंग को पहन सकते हो भाई? 24 वही तो आया था ना। और बेटे केयरफुली याद रखो कि परमुटेशन एंड एफपीसी दोनों अरेंजमेंट के सवाल में यूज किया जाएंगे। गेट इट? अरेंजमेंट के सवाल में, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है। फिंगर बदल दो, रिंग वही रखो, बस फिंगर बदल दो, आपका अलग अलग वे हो जाता है। मैंने वही R1 R2 R3 रखा, मतलब फिक्स रख दिया उनका पोजीशन, बस कल फिंगर चेंज कर दिया तो एक अलग अलग अरेंजमेंट हो गया। तो ऐसे प्रैक्टिकल इसको समझ सकते हो। टेक द स्क्रीनशॉट। डन? वेरी गुड। Yes sir, done. टेक इट। ओके Yes sir, done. ओके ओके। सभी केस में n ज्यादा होता है r से। एन, यस, मैं वही बताऊंगा। एन इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, एंड आर जीरो से हमेशा बड़ा जी। आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन और इक्वल टू एन। मतलब क्या होता है बेटे, देखो ऑब्वियसली भाई आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। सपोज आपके पास 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट मतलब एन का वैल्यू इज 5। उनमें से आपको आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम उठाना है। अभी जो आर ऑब्जेक्ट उठाओगे इन्हीं 5 में से तो उठाओगे। अभी ये संभव है क्या कि 5 ऑब्जेक्ट है, आप उनमें से 6 ऑब्जेक्ट उठा लिए? ऐसा कैसे होगा? ऑब्जेक्ट तो 5 है, 6 कैसे उठाए? अरे हो के पांचों के पांचों उठाओगे, या फिर 5 से कम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट उठा सकते हो, राइट? 5 तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। मेरा बात समझ रहे हो? Yes sir. मतलब आर का वैल्यू Yes, जो आर है, जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो उठाना है आपको, इसका वैल्यू या तो एन होगा या तो एन से हमेशा कम होगा, कभी एन से ज़्यादा नहीं हो सकता। यू गेट माई पॉइंट सो पर? असंभव है। क्लियर? ओके ओके। दूसरा क्या हम सीखे थे बेटे, कि हमारे पास यहाँ पर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट गिवन होंगे या फिर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे, और एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हमारा टास्क होगा टू टेक all at a time and form different arrangements or permutations or what arrangement permutations। तो हमारे पास यहाँ पर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और हम यहाँ पर ऑल एट ए टाइम सबके सब ले गए एक साथ, सब एन पूरा को सारे उठा लिए, एंड फॉर्म डिफरेंट अरेंजमेंट्स और परमुटेशंस विदाउट रिपीटेशन। ऑब्वियसली विदाउट रिपीटेशन, बिना रिपीट किए। तो बिना रिपीट किए का यही मतलब होता है कि बेटे आपको एन ऑब्जेक्ट दिया गए हैं, तो वो एन के एन ऑब्जेक्ट सबको उठाओ, बस खाली उनको जंबल करो। बेटे इंग्लिश में जंबल का मतलब क्या होता है बेटे? खाली ऑर्डर चेंज करो, रिपीट किसी को नहीं करना है, बस उसी एन ऑब्जेक्ट को बस खाली ऑर्डर चेंज कर दो, ऑर्डर चेंज कर दो। यू गेट माय पॉइंट सो फार? क्लियर? और ये एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है? टू टेक ऑल एट ए टाइम एंड फॉर्म डिफरेंट अरेंजमेंट परमुटेशन विदाउट रिपीटेशन। रिजल्ट क्या होगा कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस दस फॉर्म्ड, द नंबर ऑफ परमुटेशंस दस फॉर्म्ड इज इक्वल टू, बेटे जाहिर सी बात है यहाँ पर आपके पास एन ऑब्जेक्ट थे, आप एन ऑब्जेक्ट में से सारे के सारे उठा लिए, मतलब आर इज इक्वल टू एन, जितने ऑब्जेक्ट उठाते हो दैट इज आर, और इधर हम सारे ऑल एट ए टाइम सबको उठाए, मतलब आर इज इक्वल टू एन, एन में से पूरा एन ऑब्जेक्ट उठा लिए और बिना रिपीटेशन किए उनको खाली ऑर्डर चेंज किए। तो कौन सा फॉर्मूला से मिलेगा बेटे? एनपीआर वाला फॉर्मूला, एनपीएन इज इक्वल टू, कल ही मैंने प्रूव करके बताया था, एन फैक्टोरियल। क्या होगा बेटे? एन फैक्टोरियल। अरे मेरे बात समझ गए? एन फैक्टोरियल। ओके, एवरीबॉडी गॉट इट नाउ? क्लियर? ओके ओके। यस सर। तो पहले इसका मैं एक ऑर्डिनरी एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको दे दूंगा। ऑर्डिनरी एग्जांपल क्या है बेटे? कि मानो आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है ए बी सी,
मतलब यहाँ पर तीन डिस्टिंक्ट, ये तीनों अलग अलग एक दूसरे से, n इज इक्वल टू 3। और बात यह है कि अब हम ये तीनों में से एट ए टाइम 3 को उठा देंगे, मतलब सबके सब उठा देंगे, सबके सब उठा के बस खाली ऑर्डर को चेंज करेंगे बिना रिपीट किए, बस खाली ABC को जंबल करेंगे। ए को एक से ज़्यादा बार यूज नहीं किया जाएगा, B को एक से ज़्यादा बार यूज नहीं किया जाएगा, C को एक से ज़्यादा बार यूज नहीं किया जाएगा, बस वही ABC ही रहेंगे एक एक बार, बस खाली ऑर्डर चेंज होते जाएंगे। तो इसे कितनों में इनको अरेंज कर सकते हैं ना, 3p3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, n इज इक्वल टू 3, n फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हो, मतलब 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है बेटे, 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। और मैंने उस दिन इसको करके भी दिखाया था, आप देख लो खुद। ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA, देखो वही ABC को लिया मैंने, सब के सब उठा लिया, ABC तीनों के तीनों उठा लिया, खाली ऑर्डर को चेंज कर दिया, तो 6 अलग अलग परमुटेशन यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं। यू गेट माई पॉइंट। तो 3 फैक्टोरियल, यू गेट इट। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सॉरी मतलब ये एग्जाम्पल। यस सर। अब मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और वही उंगली, वही फिंगर एंड रिंग वाला सवाल को मैं बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाऊंगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका कि in how many ways can we wear 5 rings in 5 fingers such that no finger can have more than one ring, and no finger remains empty, पहले मेरे बात का बेटे केयरफुली सुनो कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में वो आपको डायरेक्ट सब कुछ लिख के नहीं देगा, वो आपको रियल लाइफ का एग्जाम्पल देगा और आपको उसी से ही आपको मैथमेटिक्स का निकालना होता है। पहले सवाल को समझ लेते हैं। हाँ, 5 डिफरेंट रिंग्स बेटे मैं लिखना भूल गया, रिंग अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि बेटा अगर रिंग सेम हो गए ना तो कोई मतलब नहीं होता है। ये उंगली में ये उंगली में जो रिंग पहने हो, ये उंगली में भी डिट्टो वही का वही रिंग पहने हो, तो जो आप वो खाली अगर उंगली चेंज कर दोगे, ऑर्डर चेंज कर दोगे तो कोई सेम ही लगेगा, क्योंकि 2 रिंग तो सेम है ना। सपोज आप फिंगर 1 फिंगर 2 दोनों में से एग्जैक्ट आइडेंटिकल 2 रिंग पहन चुके हो, तो उनको ऑर्डर चेंज कर दो तो वही सेम वे हो जाएगा। इसीलिए हम हमेशा डिफरेंट रिंग बोलते हैं, क्योंकि अलग दिखना चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो? 5 डिफरेंट रिंग है, और फिंगर तो ऑब्वियसली 5 अलग अलग फिंगर ही होंगे, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर उसने क्या दे रखा है कि 5 रिंग है, 5 फिंगर है, हमें पहनना है सच दैट नो फिंगर कैन हैव मोर देन 1 रिंग, कोई भी उंगली में एक से ज़्यादा रिंग आप नहीं पहन सकते। नो फिंगर रिमेन्स एम्प्टी, ऐसा नहीं कि कोई एक मतलब 5 रिंग है तो कोई भी उंगली में एक से ज़्यादा रिंग नहीं पहन सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप वो 3 उंगली में पहन लिया और बाकी 2 रिंग रख दिए नीचे, नहीं, वो ये बोल रहा है कि बेटे कोई भी फिंगर एम्प्टी नहीं चाहिए। इसका मतलब 5 के 5 रिंग को 5 के 5 फिंगर में एक एक करके पहनना है। यू गेट माई पॉइंट सो फार? बस यस सर। ये 5 फिंगर है और आपके पास है 5 रिंग्स है। तो अब यहाँ पर रिंग एंड फिंगर देयर नंबर एट द सेम, 5 रिंग 5 फिंगर। तो यहाँ पर आप फिंगर को फिक्स रख के रिंग को खाली पहन सकते हो, या फिर रिंग को फिक्स रख के फिंगर को लाके पहना सकते हो। मतलब ये रिंग फिक्स रख दो, बस खाली फिंगर को लाके, मतलब इस रिंग को इस फिंगर में, इस रिंग को इस फिंगर में, इस रिंग को इस फिंगर में, ऐसे करो। या फिर फिंगर को फिक्स रख दो, ये रिंग को लाके इस फिंगर में, ये रिंग को लाके, आपका मर्जी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ फिंगर है उतने नंबर ऑफ रिंग भी है, और हर फिंगर में एक ही एक रिंग पहनना है, कोई भी फिंगर एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। तो आप जैसे भी कर सकते हो। तो मानो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो बेटे 5 फिंगर है ना, F1 F2 F3 F4 F5, जो 5 फिंगर से
इन 5 फिंगर को लाके खाली जंबल तो करना है, क्योंकि आपको तो सारे फिंगर में पहनना है। मानो F1 में रिंग 1 पहने, F2 में रिंग 2 पहने, F3 में रिंग 3 पहने, F4 में रिंग 4 पहने, F5 में रिंग 5 पहने। हो गया कंडीशन सेटिस्फाइड, सारे उंगली में एक एक रिंग, कोई भी उंगली खाली नहीं बचा। तो आप इनका अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे, मानो F2 में ये पहने, F1 में ये पहने, F3 में ये पहने, F5 में ये पहने, ऑर्डर अगर चेंज कर दिए, ये एक डिफरेंट वे हो गया रिंग पहनने का, क्योंकि सब अलग अलग डिफरेंट रिंग है। तो खाली ये फिंगर्स के अगर ऑर्डर चेंज कर देते हो तो आपको एक अलग अलग वे मिल जाता है। यू गेट माई पॉइंट सो फार? अब यहाँ पर आपका मर्जी, आप फिंगर को फिक्स रख के बस रिंग का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। मानो F1 F2 F3 F4 F5 5 फिंगर रख दिए, और इसमें रिंग 1, इसमें रिंग 2, इसमें रिंग 3, इसमें रिंग 4, इसमें रिंग 5, फिर रिंग का ऑर्डर चेंज कर दिए। एक ही बात है, जैसे भी करो, क्योंकि नंबर सेम। तो इसका मतलब इसका कैलकुलेशन अगर हमें करना है तो बस 5 फिंगर को लाके डिफरेंट वे में अरेंज करना है, राइट। 5 डिफरेंट फिंगर्स है, और वो 5 फिंगर को खाली अपने अंदर ही जंबल करना है। अरे कोई भी फिंगर को रिपीट कर सकता है, फिंगर को रिपीट कैसे करोगे भाई? फिंगर तो फिंगर है ना, 5 फिंगर है, उनको खाली जंबल करना है बेटे। F1 F2, यू गेट माई पॉइंट? तो कितनों में कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल। कितनों में कर सकते हो? हेलो, गेट इट और नॉट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. 120 वेज। 5 उंगली है, 5 डिफरेंट उंगली हैं, उनको लाके खाली जंबल करने का। या फिर आपका मर्जी, यहाँ पर सेम, इसलिए आप ये भी कर सकते हो कि 5 रिंग है, वो 5 रिंग को लाके खाली जंबल करने का, फिंगर को फिक्स रखो। यहाँ पर या तो आप फिंगर को फिक्स रख के मतलब रिंग को पहनाओगे, या फिर रिंग को फिक्स रख के फिंगर को लगाओगे, जो भी करो। यू गेट माई, आई होप यू गेट द जिस्ट। घर में जाके थोड़ा सा सोच लेना, ओके? Yes, sir. और अगर Yes, इसको sir. अगर इसको एपीसी से करते, बेटा 5 रिंग है, हर रिंग को पहनना एक एक इवेंट है। और इनफैक्ट इधर फिंगर भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने अभी बताया। सपोज रिंग 1 को पहनने के लिए जाओगे, आपके पास 5 उंगलियों का चॉइस है, कोई भी उंगली में पहन सकते हो। और उसने बोला है कि एक उंगली में एक रिंग पहन लिए तो उसमें दूसरा रिंग नहीं पहन सकते, तो इसको जो पहनने के लिए जाओगे 4 बचे हुए उंगली में से किसी में पहनाओगे। जब इसको पहनाने के लिए जाओगे, अब 3 उंगली जो बचे हैं उनमें से किसी में पहनाओगे। जब ये जब रिंग पहनाने के लिए जाओगे, बाकी जो 2 उंगली हैं उनमें से किसी में पहनाओगे। जब ये उंगली पहनाने के लिए जाओगे, एक उंगली बस बचा होगा, उसी में ही पहनाओगे, एक ही वे में। तो अकॉर्डिंग टू एपीसी कितने में 5 रिंग पहना सकते हो? 4 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 120 वेज। गेट माई पॉइंट सो फार? एपीसी के हिसाब से वेरी गुड। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. Yes, sir. टेक इट। डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके। फिर लास्ट हमने क्या फॉर्मूला कल पढ़े थे? लास्ट फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि हमें गिवन होगा n डिफरेंट थिंग्स और n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हाटएवर। और मैं बार बार डिफरेंट को अंडरलाइन करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट होना चाहिए वो। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, डिफरेंट, क्योंकि अगर सिमिलर आ जाएगा तो उसका अलग एक कंसेप्ट होगा, अलग एक फॉर्मूला होगा। तो डिफरेंट वर्ड बेटे याद रखो, जो ऑब्जेक्ट आपको दिए गए होंगे वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट होने चाहिए, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होने चाहिए। यू गेट इट? ओके। तो इधर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, और आपका टास्क है टू टेक, और टास्क टू फॉर्म arrangements or permutations of R of objects with repetition allowed। यहाँ पर n ऑब्जेक्ट है, उनमें से R ऑब्जेक्ट को खाली अरेंज करना है विथ रिपीटेशन अलाउड। n ऑब्जेक्ट है, उनमें से R ऑब्जेक्ट को लेके रिपीटेशन अलाउ करके अरेंज करना है। फिर से पढ़ाता हूँ। टास्क क्या है
कि टू फॉर्म अरेंजमेंट्स और परमुटेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम विथ रिपीटेशन अलाउड। यहाँ पर हम रिपीटेशन अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। अब आप जरा खुद इमेजिन करो भाई, आप जरा खुद इमेजिन करो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं आपको ABC तीन ऑब्जेक्ट दे, ABC में आपको तीन ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, तीनों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, और मैं आपको पूछूंगा कि मुझे दो ऑब्जेक्ट का परमुटेशन चाहिए, दो ऑब्जेक्ट का परमुटेशन और रिपीटेशन में अलाउ कर दूंगा, तो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कैसे करते? सपोज ये घर में रखने के लिए आपके पास तीन चॉइसेस है, जब ये घर को फिल करने के लिए जाओगे रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब वही तीनों को फिर से यूज कर सकते हो, वही तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, यू गेट इट। तो 3 का स्क्वायर कर देते हो अकॉर्डिंग टू एपीसी, 3 × 3 इज इक्वल टू 9 डिफरेंट वेज में हम रिपीटेशन अलाउ करके सजा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। यू गेट माई पॉइंट? 9 3 का स्क्वायर, यस सर, बस। यस मतलब आपके पास तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, मतलब n इज इक्वल टू 3 था, और उनमें से दो को अरेंज करना होता है, दो को अरेंज करना होता है, r इज इक्वल टू 2, और रिपीटेशन अलाउ किए, तो आपका वैल्यू क्या आया? 3 का स्क्वायर। हाँ, 3 का स्क्वायर मतलब n टू दी पावर r, क्या होगा बेटा? रिजल्ट, नंबर ऑफ परमुटेशन, रिजल्ट। अरे आपका है ना 3 टू दी पावर 2, अरे है ना 3 टू दी पावर 2, मतलब क्या होता है n टू दी पावर r, देखो n इज 3 है, तो रिजल्ट इज व्हाट कि नंबर ऑफ परमुटेशन, सच नंबर ऑफ परमुटेशंस इज इक्वल टू n टू दी पावर r। So I hope you got it complete. Okay, take the screenshot. Done. Okay, बस। यस सर। तो बेटे ध्यान रखो कि अभी तक जितने सारे फॉर्मूले पढ़े उस सब में ऑब्जेक्ट अलग अलग थे, जो हमें जो गिवन ऑब्जेक्ट थे वो गिवन ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग अलग थे। बार बार हम डिस्टिंक्ट वर्ड के ऊपर एम्फासाइज कर रहे थे। जो तीनों फॉर्मूला भी पढ़े उन तीनों में तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट, मतलब सॉरी जितने भी ऑब्जेक्ट ले रहे थे सब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ले रहे थे, ABC ले रहे थे। अब हम सिमिलर ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटे? सिमिलर ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। यू गेट माई पॉइंट सो फार? नेक्स्ट, यस सर, यस सर। let there be n objects और n things, और मैं यहाँ पर n डिफरेंट थिंग्स नहीं लिख रहा हूँ, खाली n थिंग्स लिख रहा हूँ, out of which let p1 things are similar to each other, p1 things are similar to each other, and p2 things are similar to each other। और मैं यहाँ पर p3 भी ले सकता हूँ, p1 p2 कैसे। तो हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं, हाँ, एंड द रेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड द रेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो हमारे पास बेटे यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट हैं? n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, और उनमें से p1 ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं, p2 ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं, और मैं चाहूँ तो p3 p4 ऐसे करके ले सकता हूँ। मैं 2 लिया, ठीक है, समझाने के लिए, और बाकी सब अलग अलग है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल, लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, लेटर्स और बुक, लेटर्स ऑफ द वर्ड बुक। बेटे बुक में अगर आप लेटर देखो BOOK, 4 ऑब्जेक्ट हमारे पास, n इज इक्वल टू 3 हियर, राइट, सॉरी 4 हियर, हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है। बट क्या ये चारों के चारों डिस्टिंक्ट है? आर दे डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर? आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? इनमें ऐसे 2 ऑब्जेक्ट है जो कि सिमिलर है, राइट, 2 ऑब्जेक्ट है सिमिलर है, मतलब यहाँ पर हम 2 सिमिलर लिए हैं, ठीक है। हमारा मर्जी, हम कितने भी सिमिलर ले सकते हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ, राइट, हियर 2 आर O एंड O आर सिमिलर। और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि मिसिसिपी और इलाहाबाद, लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद
और बेटा अल्लाहाबाद जो वर्ड है इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं मतलब जो लेटर्स हैं वो है ए, एल, एल, ए, एच, बी, ए, डी। आप देख सकते हो बेटे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जेक्ट आपके पास हैं। n इज इक्वल टू 8। लेकिन ये क्या आठों के आठों डिस्टिंक्ट है? नो। इसमें कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि एल 2 बार है, मतलब एल 2 टाइम्स इसमें है, 2 बार एल सिमिलर दो, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। ए 3 बार 1 2 3। मतलब यहां पर 2 ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर, P1 इज इक्वल टू 2, 3 ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर, P2 इज इक्वल टू 3, और बाकी सब डिफरेंट, बाकी सब आई होप आई गेस डिफरेंट व्हाटएवर। ओके, अरे समझ रहे हो ऐसे के ये समझ गए क्या कंडीशन समझ गए, राइट? Yes, sir. Then the number of permutations or arrangements formed by n objects is equal to n factorial by p1 factorial into p2 factorial। अगर और ज़्यादा होते तो हम और भी लिख सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको भी समझाऊंगा कि नंबर ऑफ परमुटेशन अरेंजमेंट फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल। क्या इसका मतलब होता है? एग्जाम्पल देके समझाते हैं। इन हाउ मेनी वेज और इन हाउ मेनी ways can we form or how many permutations can we form, लिख देते हैं how many permutations of अच्छा एक सेकंड में यहाँ पर क्या लिखा था, then the number of permutation of arrangement of the formed by an object taking all at a time, taking all at a time। तो क्वेश्चन लेकर समझते हैं कि हाउ मेनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद taking all at a time possible, taking all at a time possible। हेलो एवरीबॉडी, ये लास्ट क्वेश्चन समझ रहे हो सब? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटे, Yes, sir. तो इधर हमारे पास वार्ड है अल्लाहाबाद, इधर हमारे पास वार्ड है अल्लाहाबाद, और वो बोल रहा है कि हाउ मेनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अल्लाहाबाद। अल्लाहाबाद में जो लेटर्स है उनको लेके परमुटेशन या फिर अरेंजमेंट बनाना है, टेकिंग ऑल एट ए टाइम, सबको लेके। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है पता है? बस वही वही 3 बार हम यूज़ करेंगे। एल को जो 2 बार है वही 2 बार यूज़ किया जाएगा, एच को 1 बार है बस 1 बार यूज़ किया जाएगा, डी बस 1 बार ही यूज़ किया जाएगा। खाली इनको जंबल करेंगे, खाली इनका ऑर्डर को चेंज करेंगे, बस खाली वही ए को 3 बार, वही एल को 2 बार, वही एच को 1 बार, वही बी को 1 बार, वही डी को 1 बार यूज़ किया जाएगा, बस खाली जंबल किया जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? तो ऐसा कितने परमुटेशन बनेंगे? यू गेट माई पॉइंट सो फार? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Each letter is used as many times as in the word अल्लाहाबाद। अल्लाहाबाद में जितने बार जो लेटर है उतने बार ही उस लेटर को यूज़ करना है। तो खाली इनको जंबल करना है, सबको खाली इनका ऑर्डर चेंज करना है, ऑल एट ए टाइम, सबको लेना है, बस खाली ऑर्डर चेंज करना है, और जो जितने बार है उसको उतने बार ही यूज़ करना है। तो आंसर क्या होगा बेटे पता है? तो बेटे देखो कितना ऑब्जेक्ट टोटल आपके पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जेक्ट, राइट? और ये 8 ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग होते ना, डिस्टिंक्ट होते, आप जरा इमेजिन करो, अगर ये 8 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कंप्लीटली डिस्टिंक्ट होते
तो इनको कितनों में अरेंज कर सकते थे बेटे? 8 फैक्टोरियल, राइट? वही पढ़े थे 8 फैक्टोरियल, ऑल एट ए टाइम लेके 8 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। यू गेट माय पॉइंट सो फार? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. लेकिन यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट सिमिलर है, तो एक 2 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे इनटू, ये ए 3 बार सिमिलर है तो एक 3 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे या फिर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। और कोई सिमिलर है क्या बेटे? देख लो, चेक कर लो, और कोई है क्या? नहीं है ना? No, sir. नो सर नहीं है। देन दिस इज द आंसर, देन दिस इज द आंसर। ओके, तो बस आप इसको क्या करना है, बस 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट गया, और वेट इसको काट दो किसी के साथ, फिर आप मल्टीप्लाई कर दो, जो होगा उतना नंबर ऑफ आंसर। यू गेट माय पॉइंट सो फार? ओके Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं कि इन हाउ मेनी परमुटेशंस आर पॉसिबल, हाउ मेनी permutations are possible taking all letters of the word book, taking all letters of the word book, ब्रैकेट में लिख देता हूं कि each letter must be used as many times as in the word book। मतलब आपको ये जो बुक में 4 ऑब्जेक्ट है बेटे, 4 डिफरेंट लेटर है, 4 ऑब्जेक्ट है, सॉरी डिफरेंट नहीं, 4 लेटर है, 4 ऑब्जेक्ट है, और ये चारों को लेके परमुटेशन बनाना है, और कंडीशन है जो जितने बार है उसको उतने बार ही यूज़ करना है। मतलब ओ को 2 बार यूज़ करना है, बी को 1 बार, के को एक बार यूज़ करके कितने परमुटेशन बना सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो कि इनको कितनों में अरेंज कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक हो गया ओ बी ओ के, अरे समझ रहे हो, के ओ बी, ओ बी के, अरे समझ रहे हो, ओ बी ओ Yes, sir. के, ऐसे कर। ओके, ओ बी के ओ ऐसे कर, कितनों में 4, अरे कर दो, वही ए को 2 बार, वही बी को 1 बार, वही के को 1 बार, खाली ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। अच्छा, एवरीबॉडी गॉट इट? यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट बात बोला। Yes, sir. ओके, तो ऐसे ही इनको कितनों में अरेंज कर सकते हो बेटे? कितना ऑब्जेक्ट है टोटल? 4 ऑब्जेक्ट है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, उनमें से कितने सिमिलर है बेटे? 2 सिमिलर है। अरे मेरे बात समझे? तो क्या आंसर होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, कितना हो जाए बेटे? 12। सर 12। ओके 12। ओके, एवरीबॉडी गॉट इट? ओके Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके। अब और एक क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं बेटे कि इन हाउ मेनी वेज कैन वी गेट 2 heads and 1 tails in 3 tosses। जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो बेटे कि इधर हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, 3 बार टॉस कर रहे हैं, कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, और वो बोल रहा है कि इससे कितने वे में 2 बार हेड और 1 बार टेल आ सकता है। ऐसे कितने वे में जो 3 टॉसेस में से 2 बार हेड और 1 बार टेल आ सकता है। मैं पहले आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल लिख के दिखाता हूँ बेटे। ऐसा हो सकता है कि पहला बार हेड आ गया, दूसरा बार हेड आ गया, तीसरा बार टेल आया, क्योंकि उसमें 2 हेड 1 टेल आना चाहिए। ऐसा हो सकता है पहला बार हेड आया, दूसरा बार टेल आया, तीसरा बार हेड आया। अरे मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा हो, अरे है हेलो, ऐसा हो सकता है पहला बार टेल आया, दूसरे बार हेड आया, तीसरे बार हेड आया। तो आप देख सकते हो ये 3 डिफरेंट वे में आपका टॉस आ सकता है, 3 बार टॉस का रिजल्ट आ सकता है, जिसमें 2 बार हेड और 1 बार टेल रह रहा है। लेकिन हमें ये ऐसे करके कैलकुलेट नहीं करना है, हमें मैथमेटिक्स, हमें परमुटेशन लगा कैलकुलेट करना है। तो बेटे देखो इनडायरेक्टली हमें करना क्या है, देखो बेटे इनडायरेक्टली कि 2 H और 1 T, ये तीनों को बस अपने अंदर जंबल करना है भाई। H को 2 बार और T को 1 बार यूज करके, जैसे जितने बार वो हैं, खाली उनको जंबल किया गया, और क्या किया गया है देखो।
खाली इनको ऑर्डर चेंज किया गया, वही 2H 1 T, वही 2H 1 T, वही 2H 1 T, खाली ऑर्डर चेंज किया गया भाई। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर आपके पास 3 ऑब्जेक्ट हैं जिनमें 2 ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं और इनको आप कितने वे में अरेंज कर सकते हो अपने अंदर। यू गेट माई पॉइंट सो फार? कितने वे में अपने अंदर अरेंज कर सकते हो, अपने अंदर, कोई बाहर से आके कुछ नहीं करेगा, जितने हैं उतने बार यूज करना चाहिए। अरे गेट माई पॉइंट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कितने ऑब्जेक्ट बेटे आपके पास है? 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो 3 फैक्टोरियल, सॉरी डिफरेंट बोल रहा हूँ, मतलब 3 ऑब्जेक्ट हैं तो 3 फैक्टोरियल, लेकिन उनमें से 2 सिमिलर हो गए, राइट? तो इतने वे में आप अरेंज कर सकते हो। यू गेट माई पॉइंट? 3 Yes, sir. 3 फैक्टोरियल क्या होता है बेटे? 3 into 2 फैक्टोरियल, और नीचे के 2 फैक्टोरियल है, कट गया तो क्या आंसर आया? 3। चेक करो आपका 3 अरेंजमेंट हो गई नहीं? 3 देखो एच एच। Yes, और उसी तरह मैं अगर सवाल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाऊं और एक सवाल कर दूं कि इन हाउ मेनी वेज कैन वी गेट 4 टॉसेस and 4 heads and 3 tails in 7 tosses। 7 बार टॉस कर रहे हैं और हमें वो 7 बार में से 4 बार हेड और 3 बार टेल कितने हुए में मिल सकता है। मैं बस एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, 4 बार हेड और 3 बार टेल कितने मिल सकता है। मतलब 7 बार तो टॉस करो, ऐसा हो सकता है पहला बार हेड, दूसरा बार हेड, तीसरा बार टेल, तीसरा बार, चौथा बार हेड, 5वां बार टेल, 6वां बार हेड और 7वां बार टेल आ गया। तो देखो बेटे आपके पास 4 बार हेड आया है और 3 बार टेल आया है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, राइट? अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है पहला बार हेड आया, दूसरे बार टेल आया, फिर हेड आया। अरे समझ रहे हो? yes, sir. Yes, sir. तो ये भी एक वे हो गया, ये भी एक वे हुआ, ये भी एक वे हुआ, इतने बार। तो इसका मतलब बस आपको करना क्या होता है प्रैक्टिकली कि 4H और 3T को अपने अंदर जंबल करना होता है। जितने बार जंबल कर सकते हो उतने नंबर ऑफ वेज में आपका ऐसा मतलब 4 हेड एंड 3 टेल्स वाला टॉस आ सकता है। 4H एंड 3T को जितने वे में आप जंबल कर सकते हो उतने डिफरेंट वे में आपका ये 4 हेड एंड 3 टेल वाला टॉसेस आ सकते हैं, राइट? तो क्या करेंगे बेटे, कितने ऑब्जेक्ट टोटल है बेटे? हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर? 7 ऑब्जेक्ट्स, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, उनमें से कितने सिमिलर है बेटे? ये 4 एचएस सिमिलर है तो 4 फैक्टोरियल, इनटू कितने टी सिमिलर है भाई? 3 टी सिमिलर। अरे गेट इट, 3 फैक्टोरियल। हेलो क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको कैलकुलेट करोगे जो होगा आंसर। ओके, तो आई होप आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आया है। और कल हम जिस क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे, इसका जो पहला एक्सरसाइज 7.2, आई होप आप लोग अच्छे से समझ के कर सकते हो। ओके, टू समराइज लेट मी जस्ट टेल यू, टू समराइज बेटे इम्पोर्टेंट बेटे, एनपीआर फॉर्मूला कहाँ पर यूज करोगे? जहाँ पर आपको n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिए गए होंगे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मेरे बात समझ रहे हो? n डिस्टिंक्ट अलग अलग, ये लास्ट वाले केसेस पर की तरह नहीं, सब अलग अलग ऑब्जेक्ट दिए गए होंगे और उनमें से आर एट ए टाइम टेक करना है और रिपीट नहीं करना है, रो रिपीटेशन। यू गेट इट? हेलो, गेट Yes, इट sir. और नॉट? नो रिपीटेशन। Yes, sir. वेरी गुड। और इतने नंबर ऑफ ये हो जाएंगे। वैल्यू इसका कितना है बेटे? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ओके बस, और 2 क्या? ओके ठीक है। तो भाई आई होप आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा ये सब कर पाओगे अभी? समझ में आया कुछ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेटे वीडियो को आज रात को फिर से देख लेना तो आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है कि आपको अगर थोड़ा अटेंशन नहीं दोगे तो ये कुछ नहीं होगा। और जो भाई अटेंशन नहीं दे रहे हो तो मैं खुला बोल देता हूँ बेटे, आप फेल हो जाओगे, 11th में फेल हो जाओगे, 12th में फेल हो जाओगे। नोबडी कैन सेव यू। जो पढ़ाई में अटेंशन नहीं दे रहे हो, देखो बेटा अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, इसका पहले बार 11th में भी वही हुआ। सब हम हमेशा वही होता है कि न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, बात नहीं मानते, लास्ट को पछताते हैं। तो बेटा जब 12th आ जाएगा तब तक आप बदमाशी करते रहोगे, 12th मतलब ये कुछ समझ में नहीं पाओगे, बोर्ड में फेल, फिर ज़िंदगी बर्बाद।
तो बेटा आप पढ़ाई में ध्यान दो और आपके हर पास कोई कोई विचार नहीं। कोई 11 दे सकता है, ये आपके Take the सबसे इम्पोर्टेंट वही वाला ही होता है क्या सर। मैंने कोई 11th को नेग्लेक्ट करता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वही वाला ही होता है। हाँ, अरे 11th में ये सब नहीं समझ पाओगे ना, 12th में कुछ नहीं समझ पाओगे। 11th में बेसिक Confuse चीज है, होगा। 11th में बेसिक चीज है, समझोगे नहीं तो 12th में Yes. कुछ समझ में आएगा ही नहीं। यस, टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Yes, sir. डन सर। Yes, sir. टेक इट। Done, sir. ओके, Done, sir. टेक इट। डन। ओके, Yes, sir. Done. हाँ, Yes, sir. ओके, ठीक है। तो बेटे लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिनका मैथ थोड़ा सा वीक हो रहा है, ठीक है, जिनको मैथ थोड़ा सा तकलीफदायक लग रहा है, थोड़ा सा जिनको डिफ़िकल्ट मैथ लग रहा है, बेटे प्लीज़ लिसन टू माई वर्ड। ओनली एनसीईआरटी आपके लिए है, नॉट आर एस अग्रवाल, नॉट आर डी शर्मा। आर डी शर्मा तो छोड़ो, आर एस अग्रवाल नहीं है, एग्जाम्पल भी नहीं है। ओनली एनसीईआरटी को बेटे 10-12 बार बस खाली चाटो, 10-12 बार चट जाओ उसको, पूरा खा जाओ 10-12 बार, 10-12 बार हजम करो उसको। ओनली एनसीईआरटी, जिनको मैथ बहुत तकलीफदायक लग रहा है, जिनका मैथ में रिजल्ट थोड़ा कम खराब हो रहा है, प्योर एनसीईआरटी, नो आर एस अग्रवाल, नो आर डी शर्मा, नथिंग एल्स। क्लास में मैं जब करा रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ वो देखो समझो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करो। पहला एनसीईआरटी पहले करोगे तो आप ऑलमोस्ट 80% मार्क ले आओगे मैथ में, 80 to 90% मार्क ले आओगे। तो बाकी का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 10% एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो पहले तो आप 80 to 90% लाने के लिए पहले तो आप ये एनसीईआरटी पहले कवर करो। मैथ के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू गाइस, यू कैन लीव नाउ। ओके, Thank you, sir. हैव यू ऑल टेकन द अटेंडेंस? कोई सेकंड अटेंडेंस? थैंक यू सर। वेलकम। अरे रुको Sir, Ronak. रौनक ले। ओके ओके, Yes, sir. Taken. यस, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.